प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन दिया और 5 बजे देश के नाम संबोधन दिया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि 8 बजे से पाकिस्तान का मैच था, 8 बजे लोग पाकिस्तान का मैच देखने के लिए बैठ जाते, टीआरपी घट जाती, मोदी जी को कोई देखता नहीं, इसीलिए 5 बजे उन्होंने देश को संबोधित कर दिया, वरना वो रात को 8 बजे टीवी पर आकर के ज्ञान देते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। सवाल यह है कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन में बोले, देश को मिला क्या, प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चाहे 8 बजे बोले, 10 बजे बोले, 5 बजे बोले या सुबह 4 बजे बोले, ये बोलेंगे तो झूठ ही। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन मैं कहता हूं ये सारी सोशल मीडिया की बातें आप साइड में रख दीजिए। जो मेन बात है वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री अगर वो आते हैं और वो कहते हैं कि देश को संबोधित करेंगे, ये कहा जाता है, उससे पहले माहौल बनने लग जाता है कि ये मिलेगा, ये छूट होगी, वो छूट होगी, इस तरह से होगा, वैसे होगा, ऐसा होगा। लेकिन देश को मिला क्या? 20 मिनट का उनका पूरा संबोधन मैंने बैठ करके सुना, बाकायदा पेन पेपर लेकर के सुना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिला है ये सब कुछ मैं नोट डाउन कर रहा था। लेकिन मिला क्या? मिला ये कि मोदी जी ने आज कहा है कि चेक करिए कंघी आपकी, ये कंघी विदेशी तो नहीं है। अब मेरी इस कंघी पर जो मेक इन इंडिया तो कहीं नहीं लिखा है। मैं कहूँगा जो भाई लोग कंघी बनाते हैं वो पहले मेक इन इंडिया लिख दीजिए इस पर। मैं भी अगली जो कंघी खरीदूं तो मेक इन इंडिया वाली खरीदूं। सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को लेकर के आज बोल रहे थे और इसको आज एक तरीके से कहा गया कि हम देश के अंदर बचत उत्सव मनाने जा रहे हैं। ऐसी ही लफाजी होती है हर बार, इस तरीके से ही नए नए जुमले दिए जाते हैं। अभी पहलगाम के हमले के बाद में जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कम से कम देश में बताएंगे कि किसका इस्तीफा वो लेने जा रहे हैं, इतनी बड़ी चूक हुई और उस इस्तीफे की बजाय उसको विजय उत्सव का नाम दे दिया गया। संसद के अंदर किसी की जिम्मेदारी जवाबदेही तय होती, किसी का इस्तीफा होता। इसके उलट पहलगाम हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर को विजय उत्सव के रूप में मनाने का नाम दे दिया गया संसद के अंदर। और आज नरेंद्र मोदी वो 8 साल के बाद में 2017 में यही सरकार थी और इसी सरकार ने 2017 के अंदर टैक्स जीएसटी का जो ये नया प्रारूप था इसको लागू किया और अब कह रहे हैं कि नहीं देश को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। तो भैया ये कुल मिलाकर के आपके ही गणित के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपए जिसकी आज बचत हो रही है, तो ये तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए ये किसकी जेब में चला गया? यानी जहां माफी की बात हो, जहां जवाबदेही की बात हो, जहां पर पब्लिक को पैसा वापस देने की बात हो, रिटर्न गिफ्ट मिलने की बात हो, वहां पर एक नया जुमला दे दिया जाता है विजय उत्सव। अब क्या कहा गया? आज कहा गया कि कल सुबह की पहली किरण से नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म हो रहा है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। मुझे समझ में नहीं आता है 2017 में जब टैक्स का ये जो नया प्रारूप है जीएसटी ये लाया गया तो उस वक्त में जश्न मनाया गया था, फूलों से संसद को सजाया गया था और उस वक्त में आजादी की दूसरी लड़ाई और दूसरी लड़ाई की जीत, उसका जश्न इस तरह से बताया गया था। 7 साल में ही आपकी जनरेशन खत्म हो गई क्या? 7 साल में ही, 8 साल में ही आप जो है वो आज इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का नाम दे रहे हैं। 7 साल के अंदर 2000 रुपए का नोट वापस ले लिया था और 8 साल में अब ये जीएसटी को लेकर के नेक्स्ट रिफॉर्म की बात करने लगे हैं। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां पर जो कुछ बोला है उसको 20 मिनट अगर पूरा हूबहू सुनाऊंगा आपको तो समझ में शायद नहीं आए, लेकिन मैंने पूरा सुना है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने अब जीएसटी की केवल 2 दरें कर दी हैं और वो कह रहे थे कि अब जीएसटी जिस तरीके से कम किया गया है इसके बाद में व्यापार बहुत सुलभ हो जाएगा, ये निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा।
ये प्रधानमंत्री के ऐसे हाव भाव है, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। तो सवाल ये है साहब, इतने दिनों तक जो लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही थी, या इतने दिनों तक जो निवेश लोगों तक नहीं आ रहा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है ये बताइए। और दूसरी बड़ी बात ये है, जीएसटी का जो बकाया आपके पास में है, स्टेट्स का जो बकाया सेंटर के पास में है, उसको कब देंगे आप? अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पंजाब गए थे, बाढ़ आई हुई है पंजाब के अंदर, और वहां पर 1600 करोड़ रुपए की राहत की बात की। लेकिन पंजाब की सरकार ने, पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा आप हमें 60,000 करोड़ रुपए, हमारा जीएसटी का बकाया वो सेंटर के पास है। 1600 करोड़ रुपए आप अलग रखिए, 60,000 करोड़ रुपए जो हमारा सेंटर के पास बकाया है वो दे दीजिए। ऐसे ही ममता बनर्जी अपने पूरे कैबिनेट को लेकर के कलकत्ता से दिल्ली आई थी, प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी कि हमारा जीएसटी का बकाया दे दीजिए। सवाल यह है कि आप अगर स्टेट्स का जीएसटी का बकाया नहीं लौटा पा रहे हैं, तो जो जीएसटी अभी तक आपने इकट्ठी की है, जो टैक्स आपने इकट्ठा किया, क्या उसको जनता को वापस किया जाएगा? प्रधानमंत्री ने एक बड़ा गजब उदाहरण दिया। उन्होंने एक विदेशी कंपनी का हवाला देते हुए कहा कि एक विदेशी कंपनी ने कहा था कि हम अपना सामान बेंगलुरु से हैदराबाद भेजते हैं, तो उसमें हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसकी बजाय हम अपना सामान बेंगलुरु से पहले यूरोप भेजते हैं और यूरोप से फिर हैदराबाद भेजते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ये लॉजिक आपके समझ में आएगा, क्या ये लॉजिक आपके गले उतरेगा कि कोई कंपनी वो बेंगलुरु से और हैदराबाद 570 किलोमीटर अपना सामान नहीं भेज पा रही थी, कांग्रेस के समय की बात वो कर रहे थे, और वो कंपनी अपना सामान पहले यूरोप भेजती थी और यूरोप से वो सामान फिर हैदराबाद आता था। मतलब आप अपने आप को सही साबित करने के लिए विदेशी कंपनियों को ढाल क्यों बना रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेशी कंपनी का हवाला देकर के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5% और 12% अब टैक्स स्लैब रहेगा। यह कहा उन्होंने कि दो ही टैक्स स्लैब हैं, 5% और 12%। सवाल यह है कि जो नई 41% जो टैक्स स्लैब बनाई गई है, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी आप? इसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारी चीजें जो पहले 12% में आती थी, वो 99% चीजें अब 5% में आ गई है। ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं वो कि 5% में आ गई है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये जो एक्स्ट्रा 7% लिया, पहले 12% ले रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि 5% में आ गई है, तो 12% भी आप ही ले रहे थे, अब 5% भी आप ही लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 7% है, ये 7 साल में, 8 साल में, ये किसने लिया भाई? ये एक्स्ट्रा 2AB ये किसके पास चला गया, किसकी जेब में चला गया? प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलेंगे क्या? जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में
25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण था वो प्री रिकॉर्डेड था, मतलब कि आप टेलीप्रॉम्प्टर देख करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में भी पहले भाषण को रिकॉर्ड करेंगे, फिर एडिट होगा भाषण और उसके बाद में भाषण आ रहा है और उसमें भी जो है वो कितने झोल हैं। प्रधानमंत्री 25 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो इस देश में गरीबों की संख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई है, इस पर भी एक बात हो ही जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस देश में अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, हमने आपको खबर बताई थी, 44% लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे समय पर, और ये पैसा जो है वो कहीं ना कहीं एनपीए के बट्टे खाते में जा रहा है। 44% लोग, यानी आधा आदमी, आधी जो है वो आबादी, वो पैसा नहीं दे पा रही है, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दे पा रही है। और आप कह रहे हैं कि भैया 12 लाख रुपए तक हमने इनकम में जो है वो टैक्स फ्री कर दिया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम होगी तभी तो करेंगे, यहां तो 12 लाख रुपए तक की इनकम नहीं हो पा रही है लोगों की। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि टीवी, फ्रीज, मोटरसाइकिल ये खरीदना सब आसान हो गया है, घूमना फिरना सब आसान हो गया है, होटल में ठहरना वो आसान हो गया है, होटल के कमरों पर जीएसटी लगता था ज्यादा, अब वो कम हो गया है। तो ये बंदिशें 7 साल तक, 8 साल तक कौन लगा रहा था? कौन लोगों को घूमने फिरने से रोक रहा था? कौन लोगों को मोटरसाइकिल खरीदने से रोक रहा था? ये भी तो बता दीजिए, वो कौन से प्रधानमंत्री थे? अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इसके बाद में बड़ी मजेदार बात नरेंद्र मोदी साहब ने कही, बहुत मजेदार बात, और गौर से सुनिएगा आप। 2 बार उन्होंने कहा नागरिक देवो भव। प्रधानमंत्री ने 2 बार जोर देकर के कहा नागरिक देवो भव, यानी नागरिक जो है वो देवता के समान है। गजब है। नागरिक को नागरिक रहने दीजिए साहब, देवता वगैरह हैं या नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव और देश के लोगों का अब 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेगा। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए बचत जब जेब में आएगी, बचेगी, तब तो समझ में आएगा, वरना जुमलों में तो कभी हमें 15 लाख मिल रहे थे, कभी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है, लेकिन वो हेडलाइंस में ही रह जाता है। और अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए आपके बचत करने से बचेगा तो 18 लाख करोड़ रुपए जो आपके ही गणित के हिसाब से अगर हुआ तो किसकी जेब में गया? हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें
तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा लंबा आपको सुनवाता हूं, और ये लंबा इसलिए आपको सुनवा रहा हूं ताकि आप सुनिए और समझिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या वाकई प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं या सिर्फ किताबी बातें बोल करके चले गए। एमएसएमई को लेकर के उन्होंने बहुत जोर दिया। एमएसएमई को लेकर के, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी जो छोटे छोटे कारखाने जो आपकी गलियों में लगे हुए हैं, छोटे छोटे शहरों में लगे हुए हैं, उनके बारे में नरेंद्र मोदी ने बहुत जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसएमई वो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। एमएसएमई जो चीज देश में बन सकती है वही देश में ही बनाए, यानी जो छोटे छोटे कारखाने हैं उनसे कहा कि आप लोग जो देश में बन सकता है वो देश में ही बनाइए। उनसे फिर आगे कहा कि एक वक्त में भारत में जो चीजें बनती थी उनकी गुणवत्ता बहुत बेहतर होती थी, और उस गौरव को हमें फिर से पाना है। प्रधानमंत्री जी, गौरव चला किसकी वजह से गया? जब लोगों के पास में सैलरी नहीं रहेगी स्टाफ को देने के लिए, छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो अगर बर्बाद हो जाएंगे, वो लोगों को रख नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है 10 आदमियों का काम वो 5 आदमी कर रहे हैं, और 5 आदमी जब काम करेंगे तो फिर काम ऐसे ही होगा, काम चलाऊ काम होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है। एमएसएमई पर जोर देकर के कहा कि मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है। मतलब मैं ये समझ रहा था और बहुत गंभीरता के साथ में इस बात को कहना चाहता हूं कि आज टीवी पर आंखें गड़ा करके वो एमएसएमई सेक्टर के लोग देख रहे होंगे, और मुझे आज किसी ने कहा कि देखिए आज तो प्रधानमंत्री एमएसएमई को कम से कम जरूर बड़ी राहत देंगे। इस 20 मिनट के भाषण में उन्होंने 20 सेकंड के लिए भी ये बात नहीं कही कि हम यानी देश की सरकार वो लोगों को पैसा देने जा रही है, या एमएसएमई को सेक्टर को जो है वो इतने लाख करोड़ रुपए का जो है वो फायदा प्रॉफिट देने जा रही है, या डायरेक्ट फ्लो कैश फ्लो जो है वो देने जा रही है। एक बार भी उन्होंने ये शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है, मतलब प्रधानमंत्री को आपसे उम्मीद है। देश पूरा प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहा था, और प्रधानमंत्री उम्मीदों की झोली वो कटोरा लेकर के आ गए देश के सामने कि भैया मुझे तो आपसे ही उम्मीद है, आप डाल दीजिए। देश आज अपनी थाली लेकर के बैठा हुआ था कि मेरी थाली में प्रधानमंत्री आकर के 2 निवाले जो डालेंगे, 2 टूक यहां पर रखेंगे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपसे उम्मीद है, आप डालिए। कमाल की बात है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि आप देश की आन बान शान हो, मतलब सब कुछ खर्च कर दिया एमएसएमई पर कि आप देश की आन बान शान हो, और फिर उसके बाद में कहा कि अपना बेस्ट दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है किसी कलाकार को आप सस्ता रद्दी एक्सपायर वो पेंट ला करके देंगे और फिर कहेंगे कि भैया इससे दुनिया की सबसे बढ़िया मास्टरपीस बना करके दो। ये कैसे संभव है भाई? अगर आप मास्टरपीस बनवाना चाहते हो, अगर आप बेस्ट चीज चाहते हो, अगर आप कहते हो कि आन बान शान वापस आनी चाहिए, तो उसके पेट में रोटी तो दीजिए, उसके हाथ में पैसा तो दीजिए, उसके पास में संसाधन तो दीजिए, या खाली जो है वो वाहवाई दे दे करके उसको चने के पेड़ पर चढ़ा करके उससे काम हो जाएगा। कमाल की बात है। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो,
सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए, वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें, वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए। और इसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारी चीजें, वो विदेशी चीजें हमारे घरों में घुस गई है, हमें पता ही नहीं है। कंघी भी वो इंडियन है या विदेशी, हमें पता ही नहीं है। अब इस कंघी पर कहां मेक इन इंडिया लिखा है, और समझ में नहीं आता। अब लोगों की कंघी के पीछे पड़े हुए हो, अपनी गाड़ियां, अपने मोबाइल फोन, या प्रधानमंत्री कौन कौन सी विदेशी सामान को इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन से जहाज को इस्तेमाल करते हैं, क्या प्रधानमंत्री स्वदेशी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ये विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि आपका जो फोन है, आपकी हाथ की घड़ी है, आपका चश्मा है, आपका पेन है, वो आप कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते हो? खैर, प्रधानमंत्री आज आए टीवी पर, और आज टीवी पर आकर के कंघी पर जो है बहस छेड़ गए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री का आज का संबोधन क्या आपको वाकई बहुत शानदार लगा, या फिर वही बात कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, और 10 में से आप प्रधानमंत्री के इस संबोधन को कितने नंबर देंगे, ये भी लिख करके जरूर बताइए।